तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीडी स्टडी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी को है और अब काफ़ी कम दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या फिर आपने पढ़ा है और आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को करने के बाद मैं आपको ये गारंटी तो दिला सकता हूँ कि आपके 25 प्लस जो मार्क्स हैं वो आराम से आ जाएंगे। और अगर पेपर थोड़ा भी अच्छा आया तो आपके 30 प्लस मार्क्स इस एक ही वीडियो में से आराम से आ जाएंगे। बस बशर्ते आपको ये काम करना है कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है और एग्ज़ाम में जाने से पहले भी आपको एक बार ये वीडियो देख के जाना है, ठीक है? तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा पहला अध्याय है, जो पहला चैप्टर है, वो है विकास की अवधारणा और सिद्धांत। इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन आने के जो चांस ज़्यादा हैं, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, ठीक है? पढ़ने को तो आप अगर कोर्स करते हो तो 2 या 3 महीने में आपका पूरा कोर्स करवाते हैं, पर यहाँ पर अभी कम समय बचा हुआ है, रिवीजन का टाइम है और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ हो जाती है, ठीक है? तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कैसी प्रक्रिया है? यहाँ पर पूछा गया है कि विकास कैसी प्रक्रिया है। तो आपको याद रखना है कि जब भी विकास के बारे में पूछा जाए तो आपको एक बात याद रखनी है कि विकास जो है वो निरंतर और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है विकास कैसी प्रक्रिया है, तो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतर और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। जो विकास की गति है ना, वो सभी बच्चों में समान नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ये भिन्न भिन्न होती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? तो जो वृद्धि का स्वरूप होता है ना, वो बाह्य और मात्रात्मक होता है। यानी जो वृद्धि होती है उसे मापा जा सकता है, ठीक है? जो वृद्धि होती है उसे मापा जा सकता है और उसे देखा भी जा सकता है। पर जो विकास होता है ना, आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज करता है। जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, ठीक है? उसे मापा नहीं जा सकता और उसे हम देख भी नहीं सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है वृद्धि और विकास के बारे में। अभी हम वृद्धि और विकास के बारे में जो है विस्तार से भी चर्चा करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास का स्वरूप कैसा होता है? तो जो विकास होता है वो आंतरिक होता है और गुणात्मक होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट विकास की दिशा विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? तो आपको याद रखना है सामान्य से विशिष्ट की ओर। केंद्र से अंगों की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, केंद्र से अंगों की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो और इसका जो आपका सिर से पैर की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है? तो सेफेलोकॉर्डल। तो इन दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को आपको याद रख लेना है। और जहाँ तक हो आप इनके जो नाम है वो इंग्लिश में ही याद रख लें, क्योंकि जो हिंदी के नाम है वो वहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, ठीक है? तो सेफेलोकॉर्डल तो आपको याद रखना है कि जो सिर से और जो जो पैर की ओर विकास होता है वो सेफेलोकॉर्डल होता है। और प्रॉक्सिमोमेडिस्टल जो होता है वो केंद्र से और अंगों की तरफ होने वाला विकास होता है। तो ये दोनों बातें आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास किसका परिणाम है? तो विकास किसका परिणाम है? तो विकास आनुवांशिकता और वातावरण का अंत्यक्रिया का परिणाम है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की सबसे पहली संस्था कौन सी है? तो जो सामाजिकरण की जो सबसे पहली संस्था होती है वो हमारे परिवार को माना जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सामाजिकरण है उसकी जो पहली संस्था है उसे परिवार है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में
सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? तो ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ना, वो शेष अवस्था से शुरू होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा विकास और जो वृद्धि और विकास के बारे में है, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धि है और ये है विकास। ठीक है, तो जो वृद्धि होती है, वृद्धि के बारे में हम जानते हैं कि जो वृद्धि का अर्थ है केवल शारीरिक बदलाव। जो आपके अंदर जो भी शारीरिक बदलाव होते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और विकास के जो विकास होता है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी बदलावों में से है। तो हम कह सकते हैं जो वृद्धि है वो विकास का ही एक पार्ट है। जो वृद्धि होती है ना, वो विकास के अंतर्गत आती है ना। तो जो वृद्धि है वो सिर्फ सामाजिक, वो माफ़ करें, जो शारीरिक बदलाव होते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, जो मतलब सभी तरह के बदलाव होते हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। मुख्य बात आपको इस तरह से याद रखना है कि जो वृद्धि होती है ना उसे हम देख सकते हैं। आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो वृद्धि होती है उसे हम देख सकते हैं और उसे माप सकते हैं। और वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास की प्रक्रिया है वो जब तक आपका जीवन है तब तक वो चलती रहती है। ये दो बातें आपको जो है दिमाग में रखनी है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा वृद्धि और विकास के संबंधित। अगला है कि अगला है कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। मैंने अभी बताया कि जो वृद्धि होती है उसे हम माप सकते हैं। तो जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है ना वो गुणात्मक होता है। ठीक है, वो सॉरी माफ़ करें, जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्योंकि जो वृद्धि होती है वो विकास के अंतर्गत आती है और जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। इसलिए जो विकास होता है ना वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विकास कैसा होता है, तो वहाँ पर अगर ऑप्शन हो, ठीक है, वहाँ पर अगर ऑप्शन हो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों के, तो आपको वहाँ पर दोनों का राइट लगाना है। ठीक है, और अगर वहाँ पर सिर्फ गुणात्मक दिया है, ठीक है, तो आप सिर्फ गुणात्मक पे भी लगा सकते हैं। मगर अगर एक ही ऑप्शन में दोनों दिए हों तो आपको दोनों पे ही टिक लगाने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये परिपक्वता आने पर रुक जाती है। मैंने अभी बताया कि जो वृद्धि होती है ना वो परिपक्व होने पर रुक जाती है, यानी एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। एक निश्चित समय यानी 18 वर्ष, यहाँ पे कोई भी ऐसे अपन मान सकते हैं, वहाँ पर जो है वृद्धि होना बंद हो जाती है। परंतु जो विकास होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बॉम टू टॉम इसके नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इसका क्षेत्र सीमित संकुचित होता है। यह विकास का एक हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया था कि जो वृद्धि होती है वो विकास का एक हिस्सा होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है और ये विस्तृत होता है। अगला जो है, इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। जैसे 5 फीट लंबाई, यानी जो आपका लंबाई हो गई, जैसे 5 फीट हो गई आपकी लंबाई। ठीक है, आपका वजन हो गया जैसे 47 kg। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम इन सब चीज़ों को हम माप सकते हैं। तो ये वृद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये वृद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। पर जो आपका विकास होता है, ठीक है, जो आपका विकास होता है ना, इसको सीधा मापना कठिन है। जैसे आपका जो विकास है इसको सीधा मापना कठिन है। ये केवल व्यवहार के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जो वृद्धि होती है इसका स्वरूप बाह्य होता है, यानी इसे हम देख सकते हैं। बाह्य का मतलब क्या हो गया, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, कि कोई व्यक्ति कितना मोटा है, कोई व्यक्ति कितना छोटा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं। परंतु जो विकास होता है ना वो इंटरनल होता है, वो आंतरिक होता है। यानी कोई व्यक्ति है वो अंदर से कितना बुद्धिमान है, इस बात का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इससे ये विकास की विशेषता होती है। तो यह आपको याद रखना है, इसमें निश्चित क्रम नहीं होता। ठीक है, तो जो वृद्धि होती है ना उसका क्रम निश्चित नहीं होता, और जो विकास होता है वो निश्चित क्रम और निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे का कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो कई बार पूछ लेता है कि जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ये सभी जानते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो 4 अवस्थाएं हैं। इंद्रिय भ्रामक अवस्था के आयु क्या है,
जो इंद्रिय कामक अवस्था होती है उसकी आयु पूछी गई है, ठीक है। तो जो इंद्रिय कामक अवस्था की आयु होती है वो कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष। तो आपको याद रखनी है कि जो इंद्रिय कामक अवस्था होती है उसकी आयु कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है बच्चा प्रतीकात्मक खेल, ठीक है। बच्चा प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में खेलता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो बच्चा है वो प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में खेलता है। तो आपको याद रखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर बन जाता है कि प्रतीकात्मक अवस्था का खेल किस अवस्था में खेलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। और एक आपसे पूछ सकता है कि 2 से 7 वर्ष की अवधि में बालक कौन सा खेल खेलता है। तो आपको याद रखना है प्रतीकात्मक खेल खेलता है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वस्तु स्थायित्व का अर्थ है। तो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेना, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जीववाद का अर्थ है। तो निर्जीव चीज़ों को सजीव मानना। तो जब बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों को सजीव मानता है तो उसी को जीववाद कहते हैं। लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। पूछ ले कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो लेव वाइगोस्की ने। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार विकास का आधार क्या है। तो है सामाजिक अंत्यक्रिया। तो सामाजिक अंत्यक्रिया को आधार किसने माना विकास का, तो लेव वाइगोस्की ने माना था, याद रखना। जे जे जेड का पूरा नाम क्या है। तो जो जेड है उसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। और ये वाइगोस्की से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है। तो सीखने में दी गई जो अस्थायी सहायता होती है, जो सीखने के दौरान दी गई किसी बच्चे को अस्थायी सहायता होती है जो एक सीमित समय तक दी जाती है, उसे स्केल फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसको पाड़ या ढांचा भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में पाड़ या ढांचा भी लिखा मिल जाता है अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो। वैसे तो आपको इसके फोल्डिंग याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचारों का संबंध क्या है। शुरू में दोनों अलग होते हैं और बाद में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं कि भाषा और विचार दो शुरू में तो अलग होते हैं पर बाद में दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। निजी भाषा प्राइवेट स्पीच किसने दिया था। तो ये भी वाइगोस्की ने दिया था, याद रखना है। कोहल वर्ग ने किस विकास का सिद्धांत दिया था। तो कोहल वर्ग ने जो है ना वो मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बचते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। तो यहाँ पर कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास के 3 स्तरों में और 6 अवस्थाओं में बांटा था, ये बात भी आपको याद रखनी है। और आपके पास कोई बुक हो या फिर मैं भी जो है इन सब थ्योरियों को डिटेल में अगली वीडियो में करवा दूंगा। वैसे तो अगर आप इन सब पॉइंटों को भी पढ़ लेते हो तो आपके एक अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। जो भी ये कोहल वर्ग की जो कोहल वर्ग के जो स्तर हो गए या फिर जो जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं हो गई, इन सब के बारे में एक छोटा सा वीडियो और ले आएंगे हम, जिसमें इन सभी पॉइंटों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंज की दुविधा किससे संबंधित है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत से। तो अगर आपने नोट्स अब तक पढ़े होंगे तो आपने हिंज की जो कहानी है वो पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी तो आपको बस इतना याद रखना है कि हिंज की दुविधा जो है वो किससे संबंधित है, तो कोहल वर्ग के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं जो विकास के सिद्धांत के बारे में है ना, कि विकास के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए हैं सिद्धांत और यहाँ पे दी हुई है मुख्य बात, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ लेती है। तो यहाँ पर पूछ लेगा कि माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक जो चलता है वो विकास का कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो वो होता है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। वो क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत जो माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। पूरी दुनिया में बच्चों का विकास एक क्रम में होता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि पूरी दुनिया में बच्चों का विकास जो है वो एक क्रम में होता है, ये
विकास का कौन सा सिद्धांत है, तो ये है समान क्रम का सिद्धांत। अगला है हर बच्चे पढ़ने की रफ्तार अलग अलग होती है। ठीक है, हर बच्चा जो है जो अलग अलग रफ्तार से पढ़ता है, उसकी सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका जो ये विकास का सिद्धांत है वो दर में भिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाता है फिर उंगलियां। तो ये जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट की सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये जो विकास का सिद्धांत है वो अंतः संबंध का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले कि विकास सीधा ना होकर अनुभवों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है, तो ये विकास के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये बात है ना, विकास सीधा ना होकर पीछे के अनुभवों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो विकास ऐसे 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 आगे बढ़ता है, तो ये जो विकास का वर्तुलाकार, ठीक है, स्पाइरल जो विकास का सिद्धांत है उसके अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब जो अगला चैप्टर है बुद्धि और अभिप्रेरणा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम बुद्धि और अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर ने मूलतः कितनी बुद्धियों को बताया था। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 8। स्वयं को समझने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं। तो जो स्वयं को समझने वाली बुद्धि होती है ना उसको इंट्रापर्सनल, ठीक है, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। वैसे आपको इसका नाम जो है वो हिंदी में यहाँ पर ये नहीं पूछेगा, वो हिंदी में कुछ और ही पूछ लेगा, इसलिए आपको ये याद रखनी है। उसको इंट्रा पर्सनल बुद्धि कहते हैं। ठीक है, दूसरों को व्यवहार को समझने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इनके जो नाम है ना आपको इंग्लिश में याद रखने हैं। भले ही आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, ठीक है, पर आपको इन दोनों की बातें, जो इन दोनों के नाम हैं वो आपको इंग्लिश में ही याद रखने होंगे, नहीं तो आप वहाँ पर गलत हो जाएगा आपसे। दूसरे के व्यवहार को समझने की बुद्धि को क्या कहते हैं, तो इंटर पर्सनल कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर इंट्रा आ जाए तो स्वयं को समझने वाले, और इंटर आ जाए तो दूसरों को समझने वाले, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू किसने जो शब्द है वो किसने दिया था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो विलियम स्टर्न ने। आधुनिक बुद्धि का परीक्षण का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है, तो अल्फ्रेड बिने को। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, आंतरिक और जो बाह्य। सीखने के लिए सीखना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। सीखने के लिए सीखना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आरबी केटल ने। किसने दिया, आरबी केटल ने। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं और उनके प्रमुख कथन हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं, ठीक है, जीन पियाजे जी ने क्या कहा है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक किसने माना है, तो जीन पियाजे ने। और ये सब बातें है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके 8 फरवरी वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। जिस दिन आप एग्जाम में बैठो ना उस दिन आप आके और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है, और कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन यहाँ से सीधे टू लाइन वहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, और मैं ये बात आपको लोगों को गारंटी दिला रहा हूँ कि जो इस वीडियो में से है ना 25 से प्लस क्वेश्चन जो आपके सीडीपी के अंदर आने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर जाते हो, ठीक है, इसके बाद मैं ज़्यादा वीडियो नहीं लाऊंगा, एक वीडियो और लाऊंगा, उससे पढ़ लेना, आपके 30 प्लस क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, 30 प्लस क्या मतलब 30 नंबर का तो पेपर ही होता है, जो 30/30 जो है आपके जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको रिवीजन कर, पर ये वीडियो आपको 1 से और 3 बार आपको देख लेनी है। 2x स्पीड में भले देख लेना, पर इस वीडियो को देख के जाना। इस वीडियो में मैंने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वही डाल रखे हैं, और जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठोगे और तब आपको याद आएगा कि ये वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक एक जो शब्द है, वो एक एक क्वेश्चन है, वो आपको लाइन टू लाइन उस दिन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या कहा था? तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने कहा था बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है जे बी वॉटसन। तो वॉटसन ने क्या कहा था? तो वॉटसन ने तो आपको एक बात याद रखनी है। वॉटसन ने कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं उसे चोर, डाकू, पुलिस, डॉक्टर जो चाहे वो बना दूंगा। बस आपको ये बात याद रखनी है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चार चोर चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेब वाइगोस्की के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो वाइगोस्की जी क्या कह रहे हैं? वाइगोस्की जी ने कहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो एक बात तो आपको बिल्कुल अपने जो है दिमाग में फिट कर लेनी है। अगर समाज और संस्कृति के बारे में आ जाए, ठीक है, समाज और संस्कृति के बारे में आ जाए, क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समाज और संस्कृति के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मान लीजिए, तब भी आपको क्या करना है, और वहाँ पे लेब वाइगोस्की का नाम है तो आपको लेब वाइगोस्की पे टिक कर देना है। ठीक है, लेब वाइगोस्की पे टिक कर देना है और आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये आपको थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो याद रखने होते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं कि किस वैज्ञानिक से संबंधित हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो नोआम चॉम्स्की थे, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और ये जो है हिंदी पेडागोजी में भी पूछ लिया जाता है ना, हिंदी पेडागोजी का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये जो वाक्य है किसने दिया था? तो नोआम चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं कि विकास किस पर निर्भर करती है? तो आनुवांशिकता और वातावरण पर, और इसका सूत्र भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो विकास बराबर होता है आनुवांशिकता इंटू वातावरण के गुणनफल के बराबर। और जो इसके बारे में बताया था वो किसने बताया था? तो वुडवर्थ ने बताया था। तो वुडवर्थ ने बताया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। रूसो। अब रूसो के बारे में पढ़ लेते हैं। रूसो रूसो ने क्या कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है। तो भाई जो रूसो है ना, भाई रूसो क्या है कि पुस्तक ज़्यादा पढ़ता था, तो उसने क्या कहा कि जो बालक है ना वो एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है आपको याद रखनी है। विलियम जॉन्स, वो सॉरी माफ़ करें, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स क्या कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक चेतना का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान जो है ना वो चेतना का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने बनाया है? तो विलियम जॉन्स ने बताया है। क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी बताया है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने बताया है? क्रो एंड क्रो ने। यहाँ पर पूछा गया है किल पैट्रिक के बारे में। तो किल पैट्रिक ने प्रोजेक्ट का वह सौंदर्य कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट से याद रखना है किल पैट्रिक। एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक कहा है। वॉटसन ने क्या कहा है कि मुझे चोर, कोई बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, वकील, चोर कुछ भी बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो समाज और संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है। समाज और संस्कृति से आपको वाइगोस्की याद रखना है। और बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इसमें चॉम्स्की याद रखना है। ठीक है, वुडवर्थ का तो आपको पता ही याद ही रहेगा कि H × E याद रखना है, आनुवांशिकता इंटू वातावरण वुडवर्थ ने दिया था। रूसो को आपको पता ही है, रूसो पढ़ाकू था, तो इसने बच्चों की तुलना किससे की है? तो पुस्तक से कर दी है। ठीक है, रूसो ने पुस्तक से कर दी है। विलियम जेम्स ने जो चेतना को जो मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान बताया है। क्रो एंड क्रो 20वीं शताब्दी से याद रखना है आपको। ठीक है, और किल पैट्रिक के बारे में प्रोजेक्ट से याद रखना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं आपको 1-2 बार में याद हो जाएगी। वैसे तो ये इतने कोई कठिन वाक्य है नहीं, और आपको ज़्यादा जो है कथनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर जो मैंने कथन दे रखे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो इनसे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इनसे आ जाएगा, और अगर इनसे क्वेश्चन नहीं आया, कहीं और से आया, तो फिर उनसे कोई भी नहीं कर पाएगा, है ना, उसको करना कोई भी नहीं कर पाएगा। उससे अच्छा आप किसी और चीज़ पे अपना जो है बचा हुआ टाइम दीजिए। और इन कथनों में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो इम्पोर्टेंट जो कथन थे वो मैंने सब करवा दिए हैं। अब अगला चैप्टर जो है बुद्धि और अभिप्रेरणा, नहीं हाँ, बुद्धि और अभिप्रेरणा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए।
तो यहाँ पर दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने मूलतः कितनी बुद्धियाँ बताई थी, तो 8। स्वयं को समझने की बुद्धि क्या कहलाती है, अंतर व्यक्तित्व। शायद ये हम कर चुके हैं दोस्तों, है ना, ये हम कर चुके हैं पहले ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसको बारे में हम पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा और विकार। तो ये भी आजकल जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो ये चैप्टर है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य अर्थ क्या है, यहाँ पर पूछा गया है समावेशी शिक्षा का जो है मुख्य अर्थ क्या है, तो सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का मुख्य अर्थ क्या होता है, सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है अधिगम क्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी किससे संबंधित है, सॉरी माफ़ करें, किसने दिया, तो इसको दिया था सैमुअल क्रिक ने। तो अधिगम अक्षमता के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में किसने बताया था, तो सैमुअल क्रिक ने बताया था। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो जो डिसलेक्सिया है, जो विकार है ना, वो पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो गई, पढ़ने से। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो लिखने में। तो देखिए जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ ग्राफ हम किससे बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि जो डिस्ग्राफिया होती है वो लिखने से संबंधित होती है। डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होती है, गणित से। कैलकुलेटर किसके काम आता है, गणित के काम ही तो आता है, गणित के जोड़ घटाने करने के। तो जो डिसकैलकुलिया हो जाएगी वो गणित से संबंधित हो जाएगी, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है, तो जो डिस्प्रैक्सिया होती है वो शारीरिक कौशल और समन्वय से संबंधित होती है। एफेजिया, एफेजिया किससे संबंधित है, तो भाषा संप्रेषण में कठिनाई से, याद रखना है। एडीएचडी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम हो जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सृजनात्मक बच्चों की सोच कैसी होती है, तो अपसारी होती है, डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं ना, उनकी सोच अपसारी होती है। प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता है, तो जो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका आईक्यू 140 होता है। और जो सामान्य बच्चे होते हैं ना, उनका आईक्यू, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका आईक्यू, ठीक है, उनका आईक्यू आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उनका आईक्यू आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। शिक्षण और नीतियाँ, जो अध्याय 5 है हमारा, शिक्षण और नीतियाँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न जो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है। तो जो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये बात आपको याद रखनी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो सुविधादाता की है। तो एनसीएफ 2005 के जो अनुसार शिक्षक की भूमिका है ना, वो सुविधादाता की है। एनईपी 2020 का नया शैक्षणिक ढांचा क्या है, तो जो एनईपी 2020 है उसका नया शैक्षणिक ढांचा है जो है वो 5+3+3+4 का है ना। तो ये आपको याद रखना है। निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, कक्षा 3 तक के जो छात्र हैं उनको आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान देना, ठीक है। अगला प्रश्न है आरटी 2009 के अनुसार सप्ताह में शिक्षक के कितने कार्य घंटे होने चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार सप्ताह में शिक्षक के कितने कार्य घंटे होने चाहिए, तो न्यूनतम 45 घंटे, याद रखना है, न्यूनतम कितने होने चाहिए, 45 घंटे। इसके अलावा तो यहाँ पर जो है हमारे जितने भी आज के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो पूरे हुए। अब यहाँ पर जो जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। एडवर्ड थांडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। स्किनर का पूछ ले, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत। पॉवलाव का पूछ ले तो शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल से आपको याद रखना है, ठीक है।
ब्लूम के बारे में पूछ ले, ठीक है, ब्लूम ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ब्लूम ने जो सिद्धांत दिया था वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी दिया था। अल्बर्ट बांडुरा का पूछ ले तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा। और यहाँ पर वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो ये बात आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगले और देख लेते हैं हम सिद्धांत। यहाँ पर है इब्राहिम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ब्रूनर का जो है वो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत है। चॉम्स्की का है वो भाषा विकास का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अभी मैंने बाकी भी बताया था। और अब थोड़ी अवधारणा है और उनके प्रतिपादक, अवधारणा उनके प्रतिपादकों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आईक्यू जो बुद्धि का सूत्र है वो किसने दिया था, तो विलियम स्टर्न ने दिया था। और उसमें संशोधन किसने किया था, तो टर्मन ने किया था, याद रखना है। मानसिक आयु तो अल्फ्रेड बिने। पार ढांचा के बारे में तो जेरोम ब्रूनर ने बताया था। लोकप्रिय इसे वाइगोस्की ने बनाया था, ठीक है, तो याद रखना है। जेपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में किसने बताया था, तो लेव वाइगोस्की ने बताया था। स्कीमा के बारे में किसने बताया था, तो जीन पियाजे हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, तो डेविड एलन ने बताया था। किंडरगार्टन फ्रेडरिक फ्रोबेल। परियोजना विधि तो किलपैट्रिक हो जाएगी। खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा के बारे में तो महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। डोल्टन विधि के बारे में किसने बताया था, तो हेलन पार्कहर्स्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, तो विलियम जेम्स हो जाएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, तो विलियम वुंट हो जाएंगे। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, तो विलियम वुंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो जितना भी इम्पोर्टेंट जो है जो सीडीपी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट सी टेट के लिए होता है वो आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। और आप सभी का जो 8 तारीख का एग्ज़ाम है उसके लिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख ले ज़रूर, ठीक है। और ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। थैंक यू।